नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी रूम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गौतम सपावत और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज यानी कि 21 जुलाई 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनके बारे में। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें। पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे उन्हें डिटेल्स में जानेंगे। दोस्तों ये है मेरा बायोडाटा। पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है, वहीं यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है। बाकी ये है ऐसी एग्जाम्स जो मेरे द्वारा पास की गई है। और दोस्तों आरएस 2018 का रिजल्ट आ गया है, जिसमें मेरा को टॉप में एसडीएम आरपीएस तो नहीं मिल रही है, लेकिन स्टेट सर्विस मिलने के चांस है। जब अलॉट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कोविड टीका संग सुरक्षित बंधन उद्यम कार्यक्रम लॉन्च किया है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय और डी है जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। दोस्तों थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ पा रही है, तो एक बार हम जान लेते हैं। तो दोस्तों जनजातीय मामलों के जो मंत्री अर्जुन मुंडा जी, उनके द्वारा यह अभियान चालू किया गया। तो ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। अब ये चालू क्यों किया गया? क्योंकि दोस्तों जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो वनों में रहते हैं, तो वही उनका धन है और वही उनका उद्यम है। तो वनों पर आधारित छोटे मोटे कार्य करते हैं, तो वो आसानी से करें पहले टीका लगवा के। इसलिए कोविड आदिवासियों के बीच में अभी भी कोविड को लेकर जो रेशियो है वो काफ़ी कम है। तो सभी वैक्सीन लगवाए, इस उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया जा रहा है, ताकि वैक्सीन का जो लेवल है जो रेशियो है ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी जल्दी सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए, ताकि वो अपने जो कार्यक्रम है या दैनिक दिनचर्या है वह उसमें आसानी से वापस लौट जाए। तो इसका जो संचालन है भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ के माध्यम से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित रहे दानिश सिद्दीकी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए क्रिकेट से, बी फुटबॉल, सी पत्रकारिता और डी कबड्डी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी है, पत्रकारिता से इनका संबंध है दानिश सिद्दीकी का। तो ये चर्चित क्यों रहे इसको भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो दानिश सिद्दीकी है अफ़गानिस्तान में, आपको पता ही होगा और नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि अफ़गानिस्तान से जो अमेरिकी सेना है वह पलायन कर चुकी है। अभी भी कुछ है जो 15 अगस्त से पहले 11 सितंबर से पहले क्योंकि 11/9 की जो बरसी है अमेरिका की, उससे पहले सारे सैनिक अमेरिका से अपने देश को पलायन कर जाएंगे। तो अधिकतर जो बेस थे, सैन्य कैंप थे, उनको खाली कर दिया गया अमेरिकी सेना द्वारा। तो वहाँ पर क्या है कि जो तालिबान है उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया है और तालिबान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। इससे अफ़गानिस्तान राष्ट्र में अस्थिरता आ चुकी है। तो इस अस्थिरता आ चुकी है, इसमें दंगे हो रहे हैं और बाकी जो सेना है वो और जो तालिबान के लड़ाके हैं उनके मध्य में काफ़ी मुठभेड़ हो रही है। तो जो दानिश सिद्दीकी एक खोजी पत्रकारिता में कार्य करते हैं, तो ये वहाँ का जो संघर्ष था इसे कवरेज कर रहे थे। तो इन्होंने कई जगह अपनी बहादुरी से इस तरह के लाइव कवरेज किए भी है और उसके लिए इन्हें 2018 में पुलित्जर का पुरस्कार भी दिया गया था। तो वहाँ पर ये कवरेज कर रहे थे तो तालिबान के लड़ाकों ने गोली मार दी और गोली मार कर इनका सर भी कुचल दिया। इस तरह इनकी मौत वहाँ पर हो चुकी है। इसी कारण ये चर्चा में रहे, क्योंकि ये भारत के ही फोटो जर्नलिस्ट है। तो अब एक बार अफ़गानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अभी भी जो अफ़गानिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है, यह पहाड़ों से घिरी हुई है चारों तरफ से, यानी माउंटेन और लैंडलॉक कंट्री है। और इसकी जो बॉर्डर है पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना के साथ लगी हुई है। यहाँ के जो अभी वर्तमान प्रेसिडेंट अशरफ गनी है, राजधानी काबुल है, पॉपुलेशन लगभग 4 करोड़ के आसपास है। यहाँ की भाषा है वो पश्तो है। अब एक मैप में भी हम देख रहे हैं दोस्तों, ये जो डार्क स्लेटी कलर है ये है अफ़गानिस्तान और ये है हमारा प्यारा भारत। तो अब इस सिनेरियो में क्या होता है दोस्तों, ये जो मैप में ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, पहले हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये जो लाइन से आप देख रहे हैं भारत के मैप में, ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का मैप है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अफ़गानिस्तान से बाउंड्री हमारी भी लगी हुई है भारत देश की। तो ये बाउंड्री भारत की लगभग 105 किलोमीटर की है जो अफ़गानिस्तान से लगी हुई है। लेकिन आपको ये भी पता होगा जो ये जो POK हम कहते हैं, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इस कारण भारत और अफ़गानिस्तान के अभी
डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं हो पा रहे हैं। तो जब भी हम इसको वापस ले लेंगे तो अफ़गानिस्तान के साथ हम दोबारा से अपनी बाउंड्री शेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के द्वारा किन देशों को मिलाकर एक नया क्वाड ग्रुप बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए भारत, पाकिस्तान, ईरान, बी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और डी है अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान एंड पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड अमेरिका। ये चारों देश मिलकर एक क्वाड ग्रुप बनाएंगे। इसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा की गई है। अब इस क्वाड ग्रुप को क्यों बनाया जाएगा? तो इस क्वाड ग्रुप को बनाने का उद्देश्य है कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका की सेना के जाने के बाद जो खालीपन है, उस खालीपन को भरने के लिए, व्यापार को सुचारू रूप से रखने के लिए। अब क्वाड ग्रुप के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये नया जो क्वाड ग्रुप होगा, इससे क्या होगा कि जो अमेरिकी सैनिकों की वापसी हुई है, तो इसके बीच अब वहाँ पर हिंसा बढ़ रही है, तालिबान का कब्जा बढ़ रहा है, तो उसे मेंटेन करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए यह बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा, यहाँ का जो क्षेत्रीय संपर्क है इन देशों का, उसे बढ़ाया जाएगा। अमेरिका के द्वारा यहाँ पर नज़र रखी जाएगी और यहाँ का जो व्यापार है, जो कि अफ़गानिस्तान का व्यापार अभी शैशव अवस्था में ही है और जो बढ़ता हुआ था वह वापस घट रहा है। तो इससे क्या, यहाँ पर खाने पीने का संकट भी उत्पन्न हो जाएगा यदि तालिबान आ गया तो व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए और आपस में सभी देशों के मध्य सहयोग को बढ़ाने के लिए इस क्वाड ग्रुप का गठन किया जाएगा। अब एक क्वाड ग्रुप का नाम और सुना होगा आपने, उसमें अमेरिका के साथ 3 देश और है, तो वो है अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो ये क्वाड ग्रुप क्यों बनाया गया? तो ये जो क्वाड ग्रुप बनाया गया था, ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। तो अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का जो क्वाड ग्रुप है, उसमें चाइना को जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, या चाइना का जैसे वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट था, उसको काउंटर करने के लिए इन देशों के द्वारा भी ऐसी योजनाएं लाई जाएगी। तो एक तरफ चाइना काउंटर करने के लिए और दूसरी तरफ दूसरा जो क्वाड ग्रुप है, अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अमेरिका के मध्य, इसमें अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए यह बनाया जा रहा है। तो अब कितने क्वाड ग्रुप हो चुके हैं? 2 एशिया प्रशांत में, जहाँ अमेरिका द्वारा ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के द्वारा किन देशों के साथ एक वर्चुअल समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड आयोजित किया गया? ऑप्शन श्रीलंका, मालदीव, बी है श्रीलंका, म्यांमार, सी श्रीलंका, बांग्लादेश और डी है बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव के साथ भारत के द्वारा इस तरह का एक्सरसाइज किया गया है, जिसका नाम था एक्सरसाइज शील्ड। अब ये क्यों किया गया दोस्तों? वर्चुअल मोड में ही किया गया था। तो ये इसलिए किया गया कि भारत और भारत, श्रीलंका की नौसेना और मालदीव के जो राष्ट्रीय रक्षा विभाग के सैनिक थे, उनके मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए, उनके मध्य जो तकनीक है उनको यूज किस तरह किया जाए, समन्वय किस तरह किया जाए जब कभी समुद्री अभियान चल रहे हो। तो समुद्र में खोज हो, बचाव के अभियान हो, और इसका जो मेन पर्पज़ था ज़्यादा वो ये था कि नशीले पदार्थों की जो तस्करी होती है इस क्षेत्र में, उसको किस तरह रोका जाए। तो उसके लिए एक संयुक्त जॉइंट ऑपरेशन चलाने में आसानी रहे, सर्वोत्तम उपाय किस तरह अपनाए जाए, किस तरह की जो तस्करी है उसको रोक दिया जाए। तो नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए और जो तरीके हैं उनको साझा करने के लिए इस तरह के जो वर्चुअल मोड में यह प्रैक्टिस की गई थी। तो एक बार अब मैप में भी देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा प्यारा भारत जो आप इनसेट के कॉर्नर में देख पा रहे हो, और ये भारत है ही हमारा, ये श्रीलंका है, और ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन, ये आप देख रहे हो, ये है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले। अब मालदीव का मैप वैसे देख नहीं रहा क्योंकि ये एक द्वीपीय राष्ट्र है, यह छोटे छोटे द्वीपों पर स्थित है और पर्यटन के क्षेत्र में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्रीलंका भी कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं, ये नारियल जैसा इसका आकार है और ये भी एक छोटा सा देश है। तो यहाँ इस क्षेत्र में तस्करी को रोकने के लिए इन देशों की सेनाओं के मध्य सहयोग बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकब जुमा जो हाल ही में चर्चा में रहे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी जापान और डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। अब ये चर्चाओं में क्यों रहे? तो दोस्तों ये चर्चा में इसलिए रहे कि इन्हें हाल ही में जेल की सज़ा हुई है। तो दक्षिण अफ्रीका के ऐसे राष्ट्रपति बन चुके जो जेल में गए। अब जेल में क्यों गए? तो दोस्तों इन्होंने ये 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। तो यहाँ इन पर क्या है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे
तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इस कारण ये जेल गए हैं। अब इनके जेल जाने से अब यहाँ पर चर्चित क्यों है ज़्यादा, तो ज़्यादा चर्चा इसलिए यहाँ पर हिंसा लूटपाट की घटनाएं बहुत अधिक हो रही है। ये जिस प्रांत जिस समुदाय से आते हैं वह समुदाय भड़का हुआ है और अस्थिरता की स्थिति दक्षिण अफ्रीका में उत्पन्न हो गई है। लेकिन फिर भी हाँ, हमें ये तो मानना होगा कि वहाँ का कानून इतना सक्षम है कि एक राष्ट्रपति जिसको भी सज़ा देने में नहीं चूकता, यानी कि कानून के लिए सब समान है। और दोस्तों ये है अफ्रीका कंटिनेंट, और इसमें ये जो रेड कलर का मैप आप देख पा रहे हो ये है दक्षिण अफ्रीका का मैप। तो दक्षिण अफ्रीका आपको बताइए कॉलोनी रहा है अंग्रेज़ों की, इसलिए यहाँ आज भी कुछ भूरे और कुछ काले लोग आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरू का जो नया राष्ट्रपति है किसे चुना गया है? ऑप्शन है मार्टिन विज़कार्रा, बी है पेड्रो पाब्लो कुंजिस्की, सी है मैनुअल मेरिनो और डी है पेड्रो कैस्टिलो। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी पेड्रो कैस्टिलो है। ये तीनों भी राष्ट्रपति यहाँ के हैं, ये पूर्व राष्ट्रपति है। वर्तमान में जिसे चुना गया है वो पेड्रो कैस्टिलो को चुना गया है। तो ये फ़ोटो आप देख पा रहे हो, ये फ़ोटो पेड्रो कैस्टिलो का ही है। तो यहाँ पे कोरोना से सर्वाधिक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, मंदी आ चुकी है, तो उन्होंने कहा कि हम हमारे देश को उभारेंगे और कोरोना के लिए एक परफेक्ट मैनेजमेंट करेंगे। तो इन्हीं बातों के आधार पर इसे चुना गया है। अब देखेंगे यहाँ की सरकार क्या करती है। अब पेरू के बारे में एक बार जान लेते हैं दोस्तों। ये साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू, जो कि अमेजन के रेन फॉरेस्ट भी यहाँ पे आता है। और ये माचू पिच्चू यहाँ का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कई और भी महत्वपूर्ण ऐसे स्थल है, जैसे सेक्रेड वैली, पवित्र घाटी, इंसेंस सिटी, और ये जो एंड्रूज माउंटेन्स है ये यहीं पर है। और इन्हीं के ऊपर, ये पहाड़ियों के ऊपर ये सिटी स्थित है, जो कि सबसे ऊपर है इनकेन सिटी। तो माचू पिच्चू है यहाँ पर, और भी क्या कुछ देखो, पवित्र घाटी है, इकेन ट्रेल है, कॉलोनियल सिटी कुस्को भी यहाँ पर, तो आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में भी ये फेमस है। और यहाँ का जो पहाड़ों पर जो प्रयोग किया गया है, जिस तरह सीढ़ियों की तरह और जो संरचना बनाई गई है, उसके कारण भी इसे विश्व हेरिटेज सिटी में रखा गया है। यहाँ की जो राजधानी है वह लीमा है और पॉपुलेशन लगभग 3.25 करोड़ है पेरू की। तो दोस्तों ये है माचू पिच्चू। तो माचू पिच्चू ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो पहाड़ों के ऊपर है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो बहुत पहले बनाया गया था, इसलिए इसे विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को द्वारा रखा गया है। और ये जो मैप हम देख पा रहे हैं ये है साउथ अमेरिकन मैप, और इसमें जो ये आप देख पा रहे हो हल्का येलो, ये है पेरू का मैप। तो पेरू है जो किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो दोस्तों चिली, बोलिविया, ब्राज़ील, और यहीं पर है वो अमेजन के वन, कोलंबिया और इक्वाडोर, और यह है राजधानी लीमा। और इधर है पैसिफिक ओशियन, जिससे इसकी बाउंड्री शेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 का जो पाम डियो और पुरस्कार है किस फिल्म को दिया गया है? ऑप्शन है द पियानो, बी टाइटन्स, सी है द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और डी है बिग 5। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी टाइटन फिल्म के निर्देशक को दिया गया है। टाइटन फिल्म के लिए इस पुरस्कार को दिया गया। अब इससे को देखते हैं आगे इसके बारे में डिटेल्स में क्या है। तो दोस्तों अभी ये जो कान फिल्म फेस्टिवल हुआ था ये 74वें नंबर का हुआ है। कान फिल्म अब जो टाइटन फिल्म के लिए दिया गया है, तो इसके जो निर्देशक है वो कौन है? तो ये फ्रांस के रहने वाली जूलिया डुकोर्नो है, जो कि एक वुमेन है। तो पिछले 28 वर्षों में, यानी कि 1993 में द पियानो फिल्म के जो निर्देशक थे वो थी जैन कैम्पियन महिला। इसके बाद यानी लगभग 28 वर्षों के बाद अब ये किसी एक बार फिर से एक महिला को दिया गया है, यानी महिला निर्देशक को ये मिला है। पॉप ओपेरा जो म्यूजिकल एनेट के लिए लॉस कैरेक्स को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया, यानी डायरेक्टर का लॉस कैरेक्स, म्यूजिक था एनेट। और नीट्रान में मुख्य प्रदर्शन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है वह कॉले लैंड्री जॉन्स को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है वह नॉर्वेजियन रेनेट रेंसेवे को दिया गया। और उनकी मूवी का नाम था जिसमें उन्होंने कार्य किया था द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ने किस मूवी में काम किया? नीट्राम में। तो ये है कांस फिल्म फेस्टिवल। जो अब कांस है कहाँ? तो दोस्तों ये फ्रांस में है। और ये है महिला जिन्हें एक अब इस बार का पाम डी और पुरस्कार दिया गया। अब पाम डी क्यों कहते हैं? तो पाम का मतलब होता है दोस्तों खजूर का पेड़। तो उसकी ये जो आप देख रहे हो टहनी यानी कि पत्तियों का फोटो इस पर होता है, इस पुरस्कार पर।
एक बार हम फ्रांस को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ इस बॉर्डर के आसपास है कांस शहर, और यह है फ्रांस जो हल्के येलो में देख रहे हैं, और ये यहाँ पर है पेरिस जो इसकी राजधानी है। अब इसकी बाउंड्री यदि हम देखते हैं तो दोस्तों ये बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, एंडोरा, स्पेन इत्यादि से लगती है। और इसके नीचे है मेडिटेरियन सी, और ऊपर की तरफ है अटलांटिक सी ओशियन, जिससे इसकी बाउंड्री वाटर बॉडी शेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा भारत को MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की आपूर्ति की गई है? ऑप्शन है अमेरिका, बी चीन, सी रूस और डी है फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है अमेरिका है। अमेरिका के द्वारा 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारत को दिए गए हैं। लगभग 24 ऐसे हेलीकॉप्टरों का करार भारत के द्वारा किया गया है अमेरिका के साथ। तो अब ये जो करार किया गया था ये फरवरी 2020 में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया गया था। 24 में से 2 आ चुके हैं, अब हमें बाकी आने हैं 22। अब ये जो समझौता था लगभग 2.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर का रहा है। ये हेलीकॉप्टर समुद्र में बहुत अच्छे से कार्य करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पनडुब्बी रोधी अभियान, सतह रोधी अभियान होते हैं उनमें ये अपनी प्रमुख भूमिका निभाएंगे। इससे भारतीय नौसेना काफ़ी मजबूत होगी, और वायुसेना, नौसेना इनमें के साथ ये कोऑर्डिनेशन काफ़ी दोनों सेनाओं में आपस में बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हेलीकॉप्टर और भी कई काम आते हैं, बचाव अभियानों में भी काम आते हैं, युद्ध में भी काम आएंगे। अब दोस्तों भारत अमेरिका के संबंध आपको पढ़ ही रहा है। भारत के और अमेरिका के मध्य में जैसे कि लमोआ, सीस्मोआ इस तरह के समझौते किए गए, और 2018 में भारत को STA1 का दर्जा दिया गया था, यानी स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन फर्स्ट। ऐसे STA का किन को दर्जा दिया जाता है अमेरिका के द्वारा? तो दोस्तों ऐसे देशों को अमेरिका के द्वारा STA का दर्जा दिया जाता है जिन देशों के साथ अमेरिका अपने संबंधों को वरीयता देता है और उनके साथ अपनी नवीनतम टेक्नोलॉजी को शेयर करने में विश्वास रखता है, अर्थात वह उन देशों पर विश्वास करता है कि ये हमारी टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग नहीं करेंगे। तो ओवरऑल देखें तो 37वां देश भारत था जिसे STA1 का दर्जा दिया गया था, लेकिन एशिया में तीसरा ही देश भारत था, जो कि दक्षिण कोरिया और जापान के बाद जैसे STA1 का दर्जा अमेरिका के द्वारा भारत को दिया गया था। तो एशिया में तीसरा है, ओवरऑल 37वां स्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सभी जिलों में दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त करने जा रहा है? ऑप्शन है केरल, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए है, केरल दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त करने जा रहा है। तो दोस्तों अब केरल में कितने ज़िले? 14 ज़िले। अब यहाँ पर दहेज निषेध अधिकारी का जो कार्य किया करेगा या नोडल अधिकारी होगा वो जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ही होगा, उसे ही इस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें हम देखते हैं केरल है कहाँ। तो दोस्तों ये ब्लू लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये है केरल का मैप। यहाँ ये कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ अपनी बाउंड्री, फिजिकल बाउंड्री शेयर करता है, और ये है छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर इसके पास में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बशर अल असद ने चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है ईरान, बी इराक, सी सऊदी अरब और डी है सीरिया। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी सीरिया है। तो सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार इनके द्वारा शपथ ली गई है, और चुनाव हुए 95% से अधिक मतों के द्वारा इनके द्वारा जीत हासिल की गई है। कहने को यहाँ चुनाव करवाए जाते हैं, लोकतंत्र बताया जाता है कि भाई हम लोकतंत्र तरीके से चुना जाता है, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से इन्हीं की तानाशाही चल रही है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोग से। तो विरोधियों को खड़ा नहीं होने दिया जाता, उनको पहले ही मार दिया जाता है। तो और एक दूसरा अस्थिर राष्ट्र है, यहाँ पर किसी प्रकार की स्थिरता नहीं है। आप इस तरह के और ये जो है बशर अल असद वहाँ के राष्ट्रपति है जो चौथी बार के लिए शपथ ले चुके। और ये जो दृश्य देख पा रहे हो उससे आप समझ पा रहे होंगे कि वहाँ के हालात कितने भयावह है। हमेशा वहाँ के जो लोग हैं प्रवासी के रूप में अपना जीवन काट रहे हैं, अन्य देशों में शरण ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ISIS के द्वारा बमबारी की जाती है, कुर्दिश फोर्स और जो वहाँ की सेना है उनके मध्य भी आपस में लड़ाई चलती रहती है। तो इस तरह युद्ध का माहौल ही वहाँ हमेशा होता है, आतंकवादियों का अड्डा देश बना हुआ है। तो इस तरह लोग वहाँ से भाग के छिप के दूसरे देशों में शरण ले रहे होते हैं। तो इस तरह के रिफ्यूजी कैंप है, इनमें देखो यहाँ के लोगों की क्या हालात है, और इस तरह के दृश्य वहाँ देखने को मिलते हैं। ये सारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य था सारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो अब लोग रहेंगे कैसे जब इस ऐसा माहौल है, तो और कैसे चुनाव होंगे? तो इनकी कोई ऑथेंसिटी नहीं है इन चुनावों की। और सीरिया वैसे अपने आप को रिपब्लिक मानता ही है दोस्तों। वेस्टर्न एशिया में स्थित यह एक राष्ट्र है।
इसका जो सबसे बड़ा शहर और जो राजधानी है वह है डमाकस, और पॉपुलेशन भी लगभग 2.25 करोड़ है। लैंग्वेज यहाँ की अरबिक है। तो अब एक बार देख लेते हैं किस किस के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। तो दोस्तों ये तुर्की के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इराक के साथ, जॉर्डन के साथ, और यहाँ पे है लेबनान के साथ। और दोस्तों ये आप देख पा रहे हो ये गोलन हाइट्स की पहाड़ी, यानी कि ये इजराइल के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और यदि सी की बात करें तो मेडिटेरियन सी के साथ ये यहाँ पर अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो और ये जो एरिया देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये इराक है, सीरिया है, इन जगह पे क्या ये कुर्दिश फोर्स है, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो। तो इस तरह यहाँ पर ये कुर्दिश से इनके आपस में लड़ाई चलती ही रहती है, कहीं आतंकवादियों से चलती रहती है। तो यहाँ तहस नहस मची हुई है, अस्त राष्ट्र है, कोई ऐसा है नहीं यहाँ पे जिसके बारे में अच्छे से माना कि चुनाव सही हुए हो। तो दोस्तों आज के सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।